Let's go. हथियार गुरु सी एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना बदकिस्मत, ये बच्चा बहुत बदकिस्मत था, कुछ ही सांसों में मर गया। भाई होम, क्या तुम सचमुच ठीक हो? आखिर वो मेरे चाचा का बेटा है। अगर मेरे चाचा को पता चल गया तो? वो सिर्फ एक नाजायज बच्चा है, इसमें डरने की क्या बात है? इसके अलावा कौन जानता है कि यह हमने ही किया है। जाओ जाओ, जल्दी करो और इस शापित जगह को छोड़ दो। अचानक तान हुआन को शाप देने वाली आवाजों की एक लहर सुनाई दी, और उसके बाद जो उसके कानों में प्रवेश किया वो अराजक कदमों की आवाज थी जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रही थी। चाचा, एक नाजायज बच्चा, ये शब्द उसके दिमाग में धुंधले धुंधले कौंधते रहे। तान हुआन अचानक कांप उठी और अचानक उठी, पलट कर बैठ गई। मैं वास्तव में अभी भी जीवित हूँ? तान हुआन ने अवचेतन रूप से पलक झपकते ही इसे देखा और दंग रह गया। ये जगह उनका अनोखा शयन कक्ष नहीं, बल्कि एक साधारण और कच्चा शेड था। वो जिस बिस्तर पर लेटा था वो परिचित लकड़ी का बिस्तर नहीं था, बल्कि गंदा फर्श था। उसके चारों ओर लकड़ी के तख्तों से बनी एक अंधेरी दीवार थी, जिस पर कृपाण, भाले, तलवारें, लाठियां और सभी प्रकार के अन्य हथियार लटके हुए थे। शेड के एक तरफ स्टोव, धौंकनी और एक धातु ब्लॉक जैसा कुछ था, और ब्लॉक के बगल में कई बड़े और छोटे लोहे के हथौड़े बेतरतीब ढंग से रखे गए थे। तान हुआन तुरंत बता सकता था कि यह एक लोहार की दुकान थी। मैं वर्कशॉप में तलवार बनाते समय बेहोश हो गया था। अगर मुझे किसी ने बचाया होता तो मैं अपने घर के बजाय अस्पताल में जागता। मैं ऐसी लोहार में कैसे दिख सकता हूँ? तान हुआन उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसके सिर में इतना दर्द था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह फट जाएगा। उस पल में उसके दिमाग में अनगिनत जानकारी तेजी से सामने आई। एन कराहते हुए तान हुआन अपने सिर को कसकर पकड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा धीरे धीरे हल्का सफेद हो गया। अज्ञात समय के बाद तान हुआन की अभिव्यक्ति में अंततः सुधार हुआ, लेकिन जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह थोड़ा खुला हो गया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। महिमा महाद्वीप। काफी देर के बाद तान हुआन को अंततः होश आया और वह अविश्वास में बड़बड़ाने लगा। वह मूल रूप से एक तलवार शिल्पकार था और 30 साल का होने से पहले ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया था। वह प्रत्येक तलवार को हाथ से बनाने में सक्षम था और प्रत्येक तलवार की कीमत 10 लाख से अधिक थी। हालांकि तान हुआन संतुष्ट नहीं था। वह प्राचीन फिश इंटेस्टाइन और ग्रेट रेविन जैसी अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार को परिष्कृत करना चाहता था। परिणामस्वरूप उन्होंने लगातार विभिन्न प्राचीन पुस्तकों को देखना शुरू कर दिया और तलवार परिष्कृत कला जैसी प्राचीन विधियों पर शोध करना शुरू कर दिया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाए और अंत में उन्हें वास्तव में एक तलवार परिष्कृत भट्ठी और तलवारें बनाने की एक अजीब विधि मिल गई। तान हुआन ने तुरंत ऐसा प्रयास किया मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही कीमती तलवार खींची जाने वाली थी, एक दुर्घटना घट गई। तलवार बनाने की विधि के अनुसार किसी को एक मार्गदर्शक के रूप में तलवार शिल्पकार का खून प्राप्त करना होगा, ताकि तलवार में उसकी असली भावना हो, न कि केवल एक बर्फ ठंडा हथियार। तान हुआन स्वाभाविक रूप से अपने खून के प्रति कंजूस नहीं होगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने अपना खून भट्टी में डाला तो स्वॉर्ड रिफाइन फनेस वास्तव में एक भूखे भेड़िए की तरह था, जो उसका खून प्राप्त करने की बेताब कोशिश कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही समय बाद तान हुआन पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब वह जागा तो वह वास्तव में ग्लोरी कॉन्टिनेंट नामक इस स्थान पर आ गया था। इसके अलावा उसके दिमाग में एक और व्यक्ति की यादें थीं। उनकी यादों में उस व्यक्ति को तान हुआन भी कहा जाता था, और 16 साल की उम्र में वह फ्यूरियस वेव्स सिटी में तान परिवार के मुखिया की नाजायज संतान थी। उसकी मां, जो मूल रूप से टैंग परिवार की नौकरानी थी, फूल की तरह सुंदर थी और उसे टैंग परिवार द्वारा चुना गया था। उसके गर्भवती होने के बाद मुखिया की आधिकारिक पत्नी ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे तुरंत निष्कासित कर दिया गया। फिर उसे फ्यूरियस वेव्स सिटी में एक दयालु बूढ़े लोहार ने ले लिया। जैसे ही उसे समझ आया उसकी मां की बीमारी से मृत्यु हो गई, तब से वह बूढ़े लोहार के साथ रह रहा था और उससे गढ़ने की कला सीख रहा था। यहाँ के लोग वास्तव में खेती कर सकते हैं। उनकी यादों में इस दुनिया के लोग अपनी तकनीकों को विकसित करने के बाद अपने शरीर में वास्तविक क्यूई का उत्पादन करने में सक्षम थे। केवल ऐसे व्यक्ति को ही एक सम्मानित हथियार परिशोधक बनने और एक सच्चा शक्तिशाली हथियार बनाने का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए बूढ़े लोहार को निम्न स्तर का हथियार परिष्कृत करने वाला कहा जाता था। युवा तान हुआन को भी फोर्जिंग में बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी योग्यता सामान्य थी। अब भी वह असली क्यूई विकसित करने में सक्षम नहीं था और केवल सामान्य हथियार ही बना सकता था।
पिछले महीने बूढ़ा लोहार अचानक चला गया और अभी तक वापस नहीं लौटा है। किशोर के पास बेचने के लिए कुछ हथियार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बाजार के रास्ते में अनजाने में उसकी मुलाकात कुछ टैंक परिवार से हो गई। उनके बीच संघर्ष हुआ और अंत में उसकी जान चली गई और उसे वापस लोहार की दुकान में फेंक दिया गया। ये बच्चा पहले ही मर चुका है, उसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में क्यों हैं? तान हुआन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे वह बातचीत याद आई जो उसने अचेत अवस्था में सुनी थी। उसके दिल में एक बुरी आशंका पैदा हुई और तुरंत उसने अवचेतन रूप से नीचे देखा। उसके हाथ खुरदरे थे, कॉलेज से भरे हुए थे, उसका शरीर लंबा था, उसने मोटे कपड़े पहने थे और उसके पैरों में काले कपड़े के जूते की एक जोड़ी थी जो कि पीले होने की हद तक धोए गए थे। ये निश्चित रूप से उसका शरीर नहीं था। तान हुआन चौंक गई, वह अचानक उछल पड़ी और इधर उधर देखती रही। थोड़ी देर के बाद तान हुआन एक कांस्य दर्पण के सामने खड़ा हुआ। सुंदर लेकिन कांस्य चमड़ी वाले अजनबी के चेहरे को देखकर वह अवाक रह गया। अब आखिरकार उसे कुछ एहसास हुआ। पृथ्वी पर वह पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा रहस्यमय तरीके से ग्लोरी कॉन्टिनेंट के उस युवा लड़के तान हुआन के शरीर में प्रवेश कर गई थी, जो अभी अभी मरा था, और उसे उसकी यादें प्राप्त हुईं। काफी देर के बाद तान हुआन ऐसे जाग उठा जैसे कोई सपना देख रहा हो, और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वापस नहीं जा पाएगा। इस दुनिया में जहां उसके पास सेलफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन या कार नहीं है, क्या वह जीवित रह पाएगा? लेकिन चून की बात यहां तक आ पहुंची थी तो आत्मदया का कोई मतलब नहीं था। ठीक है चून की तुम पहले से ही यहां हो, चलो शांत हो जाओ। तान हुआन ने गहरी सांस ली और अंततः असहाय होकर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हालांकि अगर वह इस दुनिया में एक बेहतर जीवन जीना चाहता है तो उसके पास एक मजबूत क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा वह उस युवक की तरह होगा जिसे तान परिवार ने पीट पीट कर मार डाला था, और शायद कोई भी न्याय मांगने नहीं आएगा। उसके लिए खेती करो। केवल खेती करके ही वह अपनी रक्षा करने की शक्ति प्राप्त कर सकता था, और केवल खेती करके ही वह एक महान हथियार परिशोधक बन सकता था। अन्यथा मैं केवल स्वयं को दूसरों द्वारा धमकाए जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तान हुआन की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी और वह ध्यान से उस युवा तान हुआन की यादों को याद करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्फूर्तिदायक मेरिडियन और आत्मा को अवशोषित करने वाली कला। कुछ ही समय बाद तान हुआन को वह तकनीक मिल गई जो बूढ़े लोहार ने उसे सिखाई थी। इस स्फूर्तिदायक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला को एक बहुत अच्छी निम्न स्तर की प्रवेश तकनीक कहा गया था। उनके शरीर में 9 आध्यात्मिक मेरिडियन थे। जब तक उसने उनमें से एक को खोला, वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता था और इसे परिष्कृत करके वास्तविक क्यूई का उत्पादन कर सकता था। जितना अधिक आध्यात्मिक मेरिडियन खुलता गया, उतना अधिक वास्तविक क्यूई वह अपने शरीर में संग्रहित कर सकता था। ग्लोरी कॉन्टिनेंट के अनुसार 3 आध्यात्मिक मेरिडियन को खोलने के लिए 6 आध्यात्मिक मेरिडियन को खोलना होगा, फिर एक को 9 आध्यात्मिक मेरिडियन को खोलना होगा और एक को 9 आध्यात्मिक मेरिडियन को खोलना होगा। फिर वह आध्यात्मिक चक्र को संक्षिप्त करने और स्टेज 4 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में सक्षम होगा। निस्संदेह वर्तमान तान हुआन के लिए यह अभी भी बहुत दूर की बात थी। अभी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पहले आध्यात्मिक मेरिडियन को साफ करने का प्रयास करना था। इस संबंध में तान हुआन बहुत आश्वस्त नहीं थी। इस शरीर का मूल मालिक 6 साल की उम्र से ही स्फूर्तिदायक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला की खेती कर रहा था। अब भी पूरे 10 साल बाद भी वह एक भी आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं खोल पाया है। इस प्रकार की योग्यता वास्तव में बहुत सामान्य थी। उद्धरण चिन्ह ... दुनिया में एक आत्मा थी जो ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी, एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा जो एक भगवान के आध्यात्मिक मेरिडियन से जुड़ी थी। आध्यात्मिक मेरिडियन, मानव शरीर के मेरिडियन। तान हुआन तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके जमीन पर बैठ गया, जिससे सभी ध्यान भटकाने वाले विचार खत्म हो गए और उसका दिल शांत हो गया। बहुत जल्दी तान हुआन ने स्फूर्तिदायक मेरिडियन और अवशोषित आत्मा कला के मार्गदर्शन का पालन किया। उसकी 10 उंगलियां लगातार परिचित और त्वरित स्थिति बदलती रहीं। इस प्रकार की प्रवेश स्तर की खेती तकनीक वह युवक पहले ही 10 वर्षों तक इसकी खेती कर चुका था। हालांकि वह कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं था, वह पहले से ही साधना तकनीक के मंत्रों और विभिन्न हस्त मंत्रों से बहुत परिचित था। बस अगले ही पल तान हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में एक तीव्र कंपन सुनाई दे रहा हो, जिसके बाद अचानक उसके दिमाग में एक विशाल लाल कड़ाही प्रकट हुई। कड़ाही गोलाकार थी, जिसके ऊपर 2 कान और नीचे 3 पैर थे। कड़ाही के किनारों पर बारीक और रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। एक बार जब ये प्रकट हुआ, तान हुआन को एक प्रकार की प्राचीन और दूर की आभा महसूस हुई।
यह ऐसा था मानो अनगिनत वर्षों के अनुभव के बाद अंततः वह अपनी नींद से जाग गया हो। क्या वह मेरी तलवार परिष्कृत भट्ठी नहीं है? तांग हुआन थोड़ा अचंभित हो गया। उस समय जब उसने प्राचीन प्राप्त किया था तो उसने तलवार बनाने की भट्ठी भी प्राप्त की थी। अंत में जब खजाने की तलवार बनने वाली थी तो उसका खून चूस लिया गया और स्वॉर्ड रिफाइन फर्नेस ने उसे नष्ट कर दिया। तार्किक रूप से कहें तो भट्टी अभी भी तलवार क्राफ्टिंग कार्यशाला में होनी चाहिए, लेकिन ये बात उसके दिमाग में अब क्यों आई? तांग हुआन बेहद भ्रमित था, लेकिन तुरंत कड़ाही पर विभिन्न पैटर्न जीवंत हो गए क्योंकि यह बहुत तेज गति से घूमता रहा और उसके दिमाग में इसने 100 मिलियन उग्र लाल बत्तियां जारी की। उसके बाद ठंडी क्यूई की किरणें सक्रिय हो गईं और सभी दिशाओं से उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। अस्पष्ट रूप से तांग हुआन ने देखा कि कड़ाही की सतह पर पैटर्न 4 विशाल धावों में संघनित होते प्रतीत हो रहे थे। 9 यांग दिव्य भट्ठी। तांग हुआन के दिल में संदेह और भी अधिक बढ़ गया और उसके हाथ मंत्र में लगातार बदलाव के बाद आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और कड़ाही में एकत्रित हो गई। उस युवा के 10 साल के अनुभव के आधार पर तांग हुआन को पता था कि वह आभा तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। एक क्षण बाद कड़ाही में एकत्र हुई आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल धारा में बदल गई, जो बाहर गरजती और सीटी बजाती हुई निकली। तांग हुआन के हस्त मंत्र में परिवर्तन के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित हुई। हथियार गुरु C2। इतनी तेजी! तांग हुआन ने उसे घूरकर देखा, उसकी जीभ बंधी हुई थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। इस शरीर के मूल मालिक ने 10 वर्षों से अधिक समय तक स्फूर्तिदायक मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की खेती की थी, फिर भी वह इतने कम समय में एक आत्मा नस को खोलने में सक्षम था। तांग हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से इसकी सराहना करना शुरू कर दिया। अमृत पीने के समान आरामदायक अनुभूति बनी रही। ये स्पष्ट था कि अभी स्पिरिट नस से संबंध कोई भ्रम नहीं था। अब वह अपने शरीर में आत्मा नस की दिशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये पहले जैसा नहीं था, जहां वह केवल अपने मन में इसके अस्तित्व की कल्पना कर सकता था। यह उस 9 यांग डिवाइन फर्नेस का प्रभाव होना चाहिए। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद तांग हुआन खुशी से चमक रहा था। जिस क्षण उसकी आत्मा की नस खुल गई, उसने अत्यधिक सदमे के कारण स्पिरिट आर्ट्स ऑफ द इनविगोरेटेड मेरिडियन की खेती करना बंद कर दिया। उसके मन की कड़ाही अभी भी वही थी, लेकिन साथ ही बंद भी हो गई। इसका शरीर अभी भी इसी रूप में था और केवल एक अलग आत्मा में था। हालांकि इसके आगे और पीछे के बीच भारी अंतर के कारण तांग हुआन के पास इसे उस अजीब 9 यांग डिवाइन फर्नेस के साथ जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने यहां तक महसूस किया कि न केवल उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा नष्ट नहीं हुई, बल्कि उस 9 यांग डिवाइन फर्नेस के कारण ऑनर कॉन्टिनेंट में उनका पुनर्जन्म भी हुआ था। ये सही नहीं है। अपना ध्यान वापस अपने शरीर की ओर मोड़ते हुए तांग हुआन अचानक हौंफने लगा। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। आत्मानस जो अभी अभी साफ हुई थी, यह इतनी बड़ी क्यों है? बूढ़े लोहार के साथ साथ युवाओं द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार जब पहली स्पिरिट नस को जोड़ा गया था तो यह चॉपस्टिक के मुंह से भी छोटी थी। उसके बाद स्पिरिट नसें बड़ी और बड़ी होती गईं और खुली हुई स्पिरिट नसें भी समय बीतने के साथ धीरे धीरे विस्तारित होती गईं। अंततः सभी 9 स्पिरिट नसें चॉपस्टिक की नोक जितनी बड़ी हो जाएंगी। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, उसकी आत्मा की नस भी बढ़ती रहेगी। निस्संदेह हर कोई नहीं। वहां असाधारण योग्यता वाले कुछ लोग थे। जब उनकी पहली स्पिरिट नस साफ हो जाएगी तो वे एक सामान्य व्यक्ति से थोड़े बड़े होंगे। चाहे वह 10 से 20% बड़ा था या 30 से 40% बड़ा था। लेकिन तांग हुआन के लिए उसने जिस पहली स्पिरिट नस को जोड़ा था वह पहले से ही उसकी चॉपस्टिक की नोक से भी बड़ी थी। फिर चूल्हे की वजह से काफी देर के बाद तांग हुआन अंततः अपनी उलझन से बाहर आया। पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी आध्यात्मिक स्पंदन प्राप्त करना वास्तव में काफी अकल्पनीय था। हालांकि इतनी बड़ी आध्यात्मिक पल्स होना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बात थी। स्पिरिट नस जितनी बड़ी होगी, शरीर के भीतर सच्ची क्यूई की मात्रा उतनी ही अधिक जमा हो सकती है और लड़ने की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। तांग हुआन ने जल्दी से खुद को शांत किया और इनविगोरेटेड मेरिडियन की स्पिरिट आर्ट्स की खेती करना जारी रखा। जैसा कि अपेक्षित था, उनके दिमाग में 9 यांग डिवाइन फर्नेस तेजी से घूमते हुए एक बार फिर उज्जवल और जीवंत हो गया। कुछ ही समय बाद आध्यात्मिक ऊर्जा के तार उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। इस बार तांग हुआन की भावनाएं और भी अधिक स्पष्ट थीं। ये सच था कि आध्यात्मिक ऊर्जा शुरू में उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले हाथ की सील से आकर्षित हुई थी, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा ने तांग हुआन के शरीर को छुआ, इसे तुरंत 9 यांग डिवाइन फर्नेस द्वारा अवशोषित कर लिया गया।
जैसे जैसे भट्टी बिना रुके घूमती गई, आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे गर्म और सामंजस्यपूर्ण सच्ची क्यूई में परिष्कृत होती गई और आत्मा नस के भीतर प्रसारित होती गई। अनजाने में तांग हुआन के शरीर में जमा इनेट क्यूई की मात्रा अधिक से अधिक हो गई, और 15 मिनट से भी कम समय में स्पिरिट नस अधिक से अधिक प्रचुर हो गई थी। इस समय तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर एक गर्म धारा बह रही थी जो तेजी से एक स्थिर धारा में उसके अंगों और हड्डियों के बीच बह रही थी। दूसरी स्पिरिट नस आजमाए। तांग हुआन का दिल थोड़ा हिल गया क्योंकि उसकी 10 उंगलियों से बनी हाथ की सील बहुत बदल गई। अगले ही पल पहली स्पिरिट नस के भीतर की सच्ची ऊर्जा उबलने लगी और ज्वार की लहर की तरह ये तेजी से 9 यांग डिवाइन फर्नेस में एकत्रित हो गई। फिर और भी तेज गति से वह कड़ाही से बाहर निकलकर दूसरी स्पिरिट वेन की ओर बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। कुछ ही समय बाद तांग हुआन को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और सहजता की भावना फिर से प्रकट हुई। कुछ ही देर में दूसरी स्पिरिट नस साफ हो गई। उसने एक और आध्यात्मिक मार्ग खोला, वह बहुत तेज था। तांग हुआन खुशी से पागल हो गया। दूसरी स्पिरिट नस वास्तव में पहली की तुलना में अधिक चौड़ी थी। जैसे जैसे किसी की सच्ची क्यूई लगातार प्रसारित होती जाती है, पहली स्पिरिट नस धीरे धीरे दूसरी स्पिरिट नस के आकार के समान हो जाएगी। जब मेरी सच्ची क्यूई पूरी तरह से जमा हो जाएगी तो मैं देखूंगा कि क्या मैं तीसरी स्पिरिट नस प्राप्त कर सकता हूं। तांग हुआन पूरी तरह आश्वस्त थी। एक पंक्ति में 2 स्पिरिट नसों से गुजरने से न केवल तांग हुआन को अपनी ताकत बढ़ाने की आशा मिली, बल्कि उसे एक कारीगर बनने के लिए सुबह की रोशनी भी मिली। एक सच्चा कारीगर बनना न केवल युवा तांग हुआन की इच्छा थी, बल्कि यह उसकी अपनी इच्छा भी थी। उनके दृष्टिकोण से पृथ्वी पर तलवार बनाने वाले इस ओना महाद्वीप के लोहारों के बराबर थे। हालांकि हथियार कारीगरों द्वारा परिष्कृत हथियार और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे। पृथ्वी पर वापस आकर उनकी आजीवन इच्छा एक अद्वितीय प्रसिद्ध तलवार को परिष्कृत करने की थी जिसे युगों युगों तक इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से भले ही इसकी वजह से उसकी जान चली गई, फिर भी वह पूरा नहीं कर पाया जो वह चाहता था। लेकिन यहाँ तांग हुआन को अपनी इच्छा साकार होने की संभावना दिखी। इसके अलावा एक रिफाइनर बनने के बाद वह न केवल एक असाधारण तलवार बनाने में सक्षम होगा, बल्कि वह अन्य अनूठी कलाकृतियां भी बनाने में सक्षम होगा। जब उसने उन असाधारण प्रसिद्ध उपकरणों के एक एक करके बनाए जाने के बारे में सोचा तो तांग हुआन बेहद उत्साहित हो गया। कुछ समय बाद तांग हुआन ने उच्च उत्साह में खेती करना जारी रखा। पहली और दूसरी स्पिरिट नसों को जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन दोनों स्पिरिट नसों की चौड़ाई समान करने में लगभग 2 घंटे लग गए। तीसरी आत्मा नस को तोड़ो। दोपहर का समय था, इसलिए तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और अपनी 10 उंगलियों से बनाए गए हाथ के निशान को एक बार फिर से बदल दिया। इस बार की प्रक्रिया काफी कठिन थी। यहाँ तक कि 9 यांग डिवाइन फनेस की मदद से जेन क्यूई तीसरी मेरिडियन के माध्यम से आगे बढ़ने की गति अभी भी बहुत धीमी थी। तांग हुआन हतोत्साहित नहीं था, उसकी सच्ची क्यूई लगातार समाप्त हो रही थी और उसकी भरपाई की जा रही थी। 9 यांग डिवाइन फनेस के अस्तित्व के कारण तांग हुआन के 2 मेरिडियन में सच्ची क्यूई वास्तव में कभी नहीं टूटी और सच्ची क्यूई के निरंतर प्रभाव के तहत तीसरी मेरिडियन भी धीरे धीरे चिकनी हो गई। शाम को तांग हुआन का पूरा शरीर अचानक हिल गया। एक दोपहर बीत जाने के बाद आखिरकार उसकी तीसरी स्पिरिट नस खुल गई थी। जैसे ही तांग हुआन ने राहत की सांस ली, उसे थकावट का गहरा एहसास भी हुआ। हालांकि वह अपनी भौहों के बीच प्रकट हुई खुशी को छिपा नहीं सका। उन्होंने 3 आत्मा नसें खोली, उन्हें पहला कदम मार्शल शिष्य माना जा सकता है। अपने शरीर में 3 खुली आत्मा नसों को महसूस करते हुए तांग हुआन रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस युवक ने 10 वर्षों तक लगन से प्रशिक्षण लिया था, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वह एक मार्शल शिष्य बनना चाहता था। लेकिन अब एक ही दिन में उसने 3 आत्मा नसें खोल दी और युवक की इच्छा पूरी कर दी। हालांकि इस शरीर ने आत्माएं बदल दी थीं, तांग हुआन युवाओं की उन यादों में विलीन हो गया था जो 10 साल से अधिक पुरानी थीं। उसकी भावनाएं अनिवार्य रूप से यादों से प्रभावित होंगी। लंबे समय के बाद तांग हुआन ने अंततः खुद को शांत किया और स्फूर्तिदायक मेरिडियन की आध्यात्मिक कला की खेती करना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीनों स्पिरिट नसें क्यूई से भर जाने के बाद तांग हुआन फिर से उज्जवल हो गया। कुछ ही देर बाद उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और उसका पेट भूख से कुलबुला रहा है। लगता है मुझे बेचने के लिए कुछ और हथियार निकालने पड़ेंगे। तांग हुआन उठ खड़ा हुआ और उसने आसपास की दीवारों पर लटके हथियारों पर अपनी नजरें गड़ा दी।
बूढ़े लोहार को न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर छोड़े हुए 1 महीना हो गया था और उसने अपने पीछे छोड़े गए सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। आज सुबह युवक खुद को सहारा देने के लिए कुछ हथियार बेचना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उन तांग कबीले के शिष्यों से हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को सुदूर लोहार की दुकान में फेंक दिया गया। अंत में इससे तांग हुआन को फायदा हुआ, जिससे उसे एक नया शरीर मिल सका। 3 तेज लंबे ब्लेड चुनने और उन्हें तैलीय चिथड़ों से लपेटने के बाद तांग हुआन ने उन्हें अपने कंधों पर रखा और बड़े कदमों के साथ दुकान से बाहर चला गया। ओना महाद्वीप में केवल श्रेणीबद्ध हथियार ही ऊंची कीमत पर बेचे जा सकेंगे और उन उच्च श्रेणी के हथियारों को ढूंढना और भी मुश्किल था। और बिना रैंक वाले हथियार बहुत सस्ते थे। उदाहरण के लिए तांग हुआन के पास जो 3 लंबे ब्लेड थे, अगर वह उन्हें हथियार की दुकान में लाता तो उसका अनुमान होता कि वे केवल 2 या 3 सोने के सिक्कों में बेचेंगे, जो कि नियमित कृषि उपकरण से बहुत अधिक नहीं था। लेकिन अगर यह निम्न श्रेणी का हथियार होता तो चाहे गुणवत्ता कितनी भी खराब क्यों न हो, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 100 सोने के सिक्के होती। हालांकि अब वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था, उसे पहले अपना पेट भरना होगा। 2 या 3 सोने के सिक्कों के साथ वह कुछ समय बचा सकता था और कुछ दिनों के लिए न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में रह सकता था। कोई आ रहा है। लोहार की दुकान से बाहर निकलने से पहले ही तांग हुआन चौंक गया और तुरंत मुस्कुराने लगा। 3 स्पिरिट नसें खुलने और मार्शल चेले के पहले चरण तक पहुंचने के बाद उसकी सुनने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था, इसलिए वह आसानी से बाहर से आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता था। तांग हुआन ने उन्हें ध्यान से समझाया, 3 लोग होने चाहिए। जो लोग लोहार की दुकान की ओर भाग रहे थे, वे निश्चित रूप से हथियार खरीदना चाहते थे, जो तांग हुआन भी चाहता था। न केवल उन्होंने कामकाज चलाने में समय बचाया, बल्कि उन्हें हथियार की दुकान के दबाव से भी बचना चाहिए। हथियार की दुकान में 3 लंबे ब्लेडों की कीमत केवल 2 या 3 सोने के सिक्कों के बराबर होगी। यहाँ कीमत ज्यादा हो सकती है। अगले ही पल तांग हुआन ने अपना लंबा ब्लेड निकाला और उसे किनारे की लकड़ी की मेज पर रख दिया, फिर बिस्तर के बीच में खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद लोहार की दुकान के सामने 3 आकृतियां दिखाई दी। वे 3 युवा थे, सभी की उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष थी। उनमें से प्रत्येक की कमर से तलवार लटकी हुई थी। जैसे ही उनकी नजरें आपस में टकराईं, तांग हुआन और तीनों युवक स्तब्ध रह गए। यह आप सब हैं। एक झटके में तांग हुआन को होश आ गया। आग उगलती आंखों से वह गुस्से में अपने सिर के ऊपर की ओर दौड़ा और दांत पीसते हुए लगभग ये शब्द उगल दिए। आज सुबह युवा तांग हुआन को उसके सामने 3 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अब जब उसने उन्हें फिर से देखा तो तांग कबीले के शिष्यों पर क्रोधित होने की युवक की यादें तुरंत प्रबल हो गईं, जिससे तांग हुआन तुरंत भागना चाहता था और उन्हें सबक सिखाना चाहता था। भाई होंग, ये बच्चा बिल्कुल मरा नहीं है। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद उनके सामने मौजूद 3 लोगों को भी होश आ गया था। काले कपड़े पहने एक किशोर हंसा और अप्रत्याशित तरीके से तांग हुआन का आकार लेते हुए हंसने लगा। वास्तव में जब मनुष्य सस्ते होते हैं तो वे दृढ़ होते हैं। एक और कमजोर दिखने वाला युवा भी तांग हुआन के सामने चला गया, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। कुत्ते, तुमने वास्तव में अपने पिता के साथ मरने का नाटक करने का साहस किया। क्या तुम अब भी पीटे जाने की भावना का स्वाद चखना चाहते हो? लंबा और तगड़ा किशोर, जिसे ब्रदर होन कहा जाता था, 2 कदम चलकर तांग हुआन के सामने रुका। ऊपर से तांग हुआन को देखने पर वह वास्तव में पूरे सिर से उससे अधिक लंबा था। हथियार गुरु C3। तांग हुआन इन 3 लोगों से बेहद परिचित था। जो लंबा और तगड़ा किशोर उसके बहुत करीब था, उसे टैंग होन कहा जाता था। काले कपड़े पहने किशोर को टैंग जियांग कहा जाता था और दुबले पतले किशोर को टैंग जुंजी कहा जाता था। न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में 3 महान परिवार थे और तांग परिवार उनमें से एक था। टैंग परिवार के कुलपति तांग तियानरेन के 2 छोटे भाई तांग तियानशी और तांग तियानफेक थे। उनमें से तांग होन तांग तियानशी का सबसे छोटा बेटा था, जबकि तांग जियांग तांग तियानफेक का दूसरा बेटा था। जहां तक तांग जुंजी का सवाल है, वह भी तांग परिवार के शिष्य थे। एक नाजायज बच्चे के रूप में तांग हुआन की पहचान तांग परिवार में कोई रहस्य नहीं थी। चूंकि वह छोटा था, तांग परिवार के शिष्य अक्सर उसे अपमानित और धमकाते थे। टैंग होंग, टैंग जियांग और टैंग जुंजी उनमें से केवल 3 थे। तांग हुआन ने कसम खाई थी कि वह उसे परेशान करने वाले हर व्यक्ति को भुगतान करेगा, और इस वजह से भले ही वह 10 वर्षों में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने खेती करना कभी नहीं छोड़ा था। कुत्ते, तुम अब भी मुझे घूरने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, इस बूढ़े आदमी को तुम्हारी हड्डियों को फिर से आराम देने में मदद करने दो।
तांग हुआन को अपनी ओर घूरते हुए देखकर तांग होन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शार्क खून की गंध सूंघ रही हो। वह मुस्कुराया और फिर अपनी हथेली तांग हुआन के कंधे पर दे मारी। आज सुबह वे सड़क पर तांग हुआन से मिले और हमले की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। उसे पीट पीट कर मार डालने से तांग होन और अन्य लोगों को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, इसलिए वे शाम को स्थिति का जायजा लेने आए। ये देखकर कि तांग हुआन उसकी ओर देख रहा था, तांग होन तुरंत निडर हो गया। जैसे ही हथेली ने तांग हुआन के कंधे को छुआ, तांग होन ने हंसी उड़ाई। अपनी पांचों उंगलियों का उपयोग करते हुए उसने तांग हुआन को उठाने और उसे कुत्ते की तरह कीचड़ में फेंकने के लिए उसी विधि का उपयोग करने की तैयारी की। लेकिन एक पल के बाद तांग होन के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। हालांकि उसके पंजे तांग हुआन के कंधों को पकड़ रहे थे, तांग हुआन का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। बम। इसके तुरंत बाद टैंग होन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट पर 1000 किलोग्राम की चट्टान से हमला किया गया हो और उसकी सारी आंतें अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं। एक दयनीय चीख निकालने के बाद उसने अपना पेट पकड़ लिया और पके हुए झींगे की तरह नीचे झुक गया। उसका क्रूर चेहरा तुरंत गुलदाउदी में झुर्रीदार हो गया। तुम, ये कुत्ता, आह! टैंग होन को उस मुट्ठी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था जो अभी अभी उसके पेट से निकली थी, लेकिन इससे पहले कि वह जोर से गाली दे पाता, उसकी जगह उसके गले से तेज चीख निकली। फिर वह ऊपर तैरा और हवा में कुछ चक्कर लगाया, फिर बादल की तरह दूर फेंक दिया गया। प्लॉप। टैंग होन का मोटा शरीर स्मृति के बाहर सड़क पर भारी मात्रा में गिरा और मिट्टी को चबाने लगा। यह क्या चल रहा है? क्या मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही हैं? तांग जियांग और तांग जुंजी मूल रूप से किनारे पर खड़े थे, एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंत में ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए दोनों इतने चौंक गए कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तांग हुआन छत के नीचे खड़ा हो गया और आश्चर्य और खुशी से अपने दाहिने हाथ को देखा। वह टैंग होन युवा टैंग हुआन की ही उम्र का था, लेकिन अंतर केवल इतना था कि टैंग होन पहले ही 5 स्पिरिट नसें खोल चुका था। अतीत में जब वह तांग होन से मिला था तो उसे केवल पीटा गया था। इस बार तांग हुआन ने वास्तव में तांग होन को पीड़ित करने के लिए काले और नीले रंग की पिटाई का जोखिम उठाने का इरादा किया था। हालांकि उसने आज 3 स्पिरिट नसें खोल ली थीं और प्रथम चरण के मार्शल शिष्य बन गए थे, फिर भी उसके और टैंग होन के बीच 2 स्पिरिट नसों का अंतर था और उसे नहीं लगता था कि वह टैंग होन को हरा सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक मुक्के से तांग होन की इतनी दयनीय स्थिति कर पाएगा। पुई बाह! अंततः टैंग होन को होश आ गया। उसने अपने मुंह में भरी रेत उगल दी और वापस ऊपर चढ़ते ही लुढ़क गया। न केवल उसकी नाक से खून बह रहा था, बल्कि उसके 2 दांत भी टूट गए थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो, कुत्ते! टैंग होन शर्मिंदगी से गुस्से से चिल्लाया। केन कियान की ध्वनि के साथ उसकी कमर पर लगी तलवार म्यान से खुल गई। उसने सोचा था कि तांग हुआन विरोध करेगा, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक सामान्य व्यक्ति का पलटवार उसे धमकी देने में पूरी तरह से असमर्थ था, जिसे मार्शल शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाने वाला था। हालांकि घटनाओं के अचानक मोड़ ने उन्हें कठिन समय दिया था। वास्तव में उसे एक ऐसे व्यक्ति ने पीटा था जिसने उसे कई वर्षों तक परेशान किया था। इस समय टैंग होन को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और उसकी क्रोधित आंखें आग उगलती प्रतीत हुई। वह लगभग अपने सामने वाले चेहरे को मुक्का मारकर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। कुछ ही कदमों में तांग होन अपने पेट में दर्द को सहन करने में सक्षम हो गया और तलवार की लहर के साथ वह तांग हुआन के सामने पहुंच गया। उल्का हथौड़ा। टैंग होन लाल आंखों के साथ दहाड़ने लगा। उसने अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में तलवार एक लोहे के हथौड़े की तरह थी जो सीधे तांग हुआन के चेहरे पर फेंकी गई थी। ये वास्तव में एक उल्का जितनी तेज थी, जिससे ध्वनि का विस्फोट हुआ। हालांकि इस उल्का हथौड़ा में हथौड़ा शब्द था, ये हथौड़ा तकनीक नहीं थी। इसके बजाय यह एक तलवार कला थी। टैंग कबीले के निम्न रैंक युद्ध कौशल के बीच उल्का हथौड़ा को काफी अच्छा माना जा सकता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं भारी शब्द और तेज शब्द थीं। तलवार हथौड़े जितनी भारी थी और तलवार की गति टूटते तारे जितनी तेज थी। टैंग होन ने कई वर्षों से उल्का हथौड़ा का अभ्यास किया था और इस निम्न स्तर के युद्ध कौशल का सार सीखा था। अपने पिछले जीवन में तांग हुआन ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी और इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद उसके पास अपने युद्ध कौशल को विकसित करने का समय नहीं था। हालांकि तांग हुआन ने मुट्ठी कला सीखी थी, लेकिन उसमें बोलने की कोई शक्ति नहीं थी और उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से अपनी मुट्ठी से लड़ना मूल रूप से असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर कि तांग होन की तलवार खतरनाक ढंग से आ रही थी, तांग हुआन अपरिहार्य रूप से घबरा गया था।
हालांकि उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से लकड़ी की मेज के किनारे पर पीछे हट गया, जबकि तान होंग ने तेजी से बड़े कदम आगे बढ़ाए। तान हुआन को हल्की सी ठंडी क्यूई महसूस हो रही थी जो तलवार से निकल रही थी। उसके शरीर के सभी छिद्र खड़े हो गए। टैंग होन फिलहाल घबराया हुआ और हताश था। उसने अपने हथियार का इस्तेमाल किया था और बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। मेज पर लंबे ब्लेड को देखते हुए तान हुआन चिंतित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तान होन की तलवार को रोकने के लिए उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने ब्लेड की मूठ पकड़ी, तान हुआन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की 3 स्पिरिट नसों में सच्ची क्यूई घूम रही है, जो तेजी से 9 यांग डिवाइन फनेस में परिवर्तित हो रही है और फिर एक पल में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह कड़ाही से बाहर निकल रही है। यह उसकी बाह के माध्यम से ब्लेड के शरीर में प्रवाहित हुआ। 1 सेकंड में ब्लेड पर कट गया। बजना, धातु के टकराने की स्पष्ट आवाज आई। तलवार तुरंत किनारे की ओर घूम गई। तान होन भी कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया। सच क्यूई। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद जब टैन होंग ने अपना मुंह खोला तो उसे अतुलनीय झटका लगा। जब ब्लेड और तलवार टकराए तो उसे लगा कि एक बड़ी ताकत उस पर गिरी है। उसकी हथेली सुन्न हो गई थी। तलवार उसके हाथ से लगभग गिर गई थी। लेकिन एक पल के सदमे के बाद टैन होंग का चेहरा और भी भद्दा हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अभिमानी होने का साहस किया। वास्तव में उसके पास सच्ची ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि आपने आज अपनी पहली आत्मा की नस तोड़ दी है। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप इस थोड़ी सी सच्ची क्यूई के साथ लाओजी को चुनौती दे सकते हैं? कुत्ते, लेट जा। अपने मुंह से चिल्लाते हुए तान होंग ने अपनी कलाई को झटका दिया और उसके हाथ में एक हल्की सियान रोशनी दिखाई दी, क्योंकि लंबी तलवार एक बेहद पेचीदा कोण से तान हुआन की बाईं कमर की ओर कट गई। इस एक हमले ने निम्न श्रेणी की युद्ध कौशल मेटियोर हैमर की पूरी क्षमता को सामने ला दिया। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली था बल्कि बिजली के समान तेज भी था। अभी जब उसने हमले को सफलतापूर्वक रोका तो तान हुआन भी आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि वह होश में आता, उसने तान होन की अत्यंत भयंकर तलवार देखी। तान हुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तलवार की ताकत बहुत तेज थी। लगभग तान होन के हमले के समय तेज तलवार की हवा उसकी कमर तक पहुंच गई थी, जैसे कि वह उसके कपड़े काट देगी। जब ऐसा हुआ, तान हुआन के पास सोचने का समय नहीं था। वह दहाड़ा और तान होन के ब्लेड से बच नहीं पाया, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड पहले ही उठ चुका था और 1.5 मीटर लंबा ब्लेड तुरंत तान होन के सिर की ओर फिसल गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में तान हुआन ने सहज रूप से मौत से लड़ने का फैसला किया। हरामी, ये देखकर टैंग होंग ने जोर से डांटा। यदि वह अपनी तलवार घुमाता तो वह निश्चित रूप से तान हुआन की कमर में एक बड़ा छेद करने में सक्षम होता, लेकिन तान हुआन की तलवार उसके सिर को भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकती थी। वह अभी भी युवा था और उसके पास असीमित संभावनाएं थीं, तो वह तान हुआन के साथ मरना कैसे सहन कर सकता था? टैंग होंग ने संकोच नहीं किया। चकमा देते हुए उसने तलवार की दिशा बदल दी और ब्लेड की ओर बढ़ गया। बजना, ब्लेड और तलवार एक बार फिर टकरा गए। टैंग होंग ने आह ध्वनि निकाली। उसके हाथ सुन्न और दर्दनाक थे और वह अब लंबी तलवार को नहीं पकड़ सका और सीधे जमीन पर गिर गया। पहले तान हुआन ने जल्दबाजी में हमला किया था, लेकिन इस बार तान हुआन अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था, इसलिए हमले के पीछे की शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, तांग जियांग और तांग जुनजी के पास शब्द नहीं थे। तुम्हारी झेकी। टैंग होन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तान हुआन को गुस्से और सदमे से देखा। अभी जब ब्लेड और तलवार टकराए थे, उसे एक बार फिर तान हुआन की असली क्यूई का एहसास हुआ था। इसके अलावा पिछली बार की तुलना में एहसास कहीं अधिक स्पष्ट था। जिस बात ने तान होन को और भी अधिक अकल्पनीय महसूस कराया, वह ये थी कि तान हुआन की इनेट क्यूई प्रथम श्रेणी के मार्शल शिष्यों की सीमा तक पहुंच गई थी। 16 वर्षीय प्रथम चरण के मार्शल शिष्य बहुत आम थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हालांकि तान हुआन सुबह में स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति था, वह वास्तव में शाम को एक बहुत शक्तिशाली प्रथम चरण के मार्शल शिष्य बन गया। तान हुआन ने इतने सालों तक खेती की थी, लेकिन आज उसने अचानक एक स्पिरिट नस खोल दी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। वह एक ही दिन में 3 या 4 या 5 स्पिरिट नसें कैसे खोल सकता है? केवल एक दिन में तान हुआन की सच्ची क्यूई उससे अधिक मजबूत हो गई थी, जो कई वर्षों से विकसित हो रही थी। पिछली बार तो ठीक था, लेकिन दूसरी बार जब उसने अपनी सारी क्यूई का इस्तेमाल किया, तो न केवल वह तान हुआन के ब्लेड को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसने तान हुआन की तलवार को भी उड़ा दिया। क्या तमाशा चल रहा है? टैंग होंग ने अपना मुंह पूरा खोला और यह विचार अनियंत्रित रूप से उसके दिमाग में कौंध गया।
अपने सदमे के विपरीत तांग हुआन बहुत खुश था। बिना रुके उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और तांग होन की छाती पर बेरहमी से मुक्का मारा। जब टैंग होंग अपने होश में वापस आया तो वह पहले से ही समय रहते चकमा नहीं दे सका। बम! तांग हुआन की मुट्ठी अपने लक्ष्य पर लगी थी और सच्ची ऊर्जा एक बार फिर बाहर आ गई। तांग होन को मुट्ठी से उड़ा दिया गया था और फिर कुछ मीटर दूर जमीन पर कटी हुई पतंग की तरह पटक दिया गया। हालांकि इस बार वह तुरंत नहीं उठा। वह जमीन पर पड़ा, छाती से लगकर कराहता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई हान, ये देखकर टैंग जियांग और टैंग जूनजी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके और तेजी से टैंग होन की तरफ दौड़े। जैसे ही वे उसकी मदद करने वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। टैंग हुआन द्वारा टैंग होन को हराने के बाद वह वास्तव में उनकी ओर दौड़ा। आओ मिलकर हमला करें। टैंग जियांग और टैंग जुनजी एक ही समय में आश्चर्यचकित और क्रोधित थे। एक दिन से भी कम समय में जिस व्यक्ति को इनेट क्यूई रखने वाले व्यक्ति को पीटने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि टैंग होंग, जिसने अपनी 5 आत्मा नसों से जुड़ा था, को भी ढेर कर दिया था। अपने हथियार का उपयोग करने के बाद बुरी तरह जमीन पर गिर गया। उन दोनों के पास केवल 4 स्पिरिट वेंस थे और वे 1v1 में उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इस समय उन दोनों के एक साथ काम करने से ही उनके जीतने की संभावना होगी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि जीत की संभावनाएं केवल उनकी कल्पनाओं में मौजूद थीं। प्लॉप प्लॉप! कुछ ही समय बाद 2 आकृतियां एक के बाद एक टैंग होन के पास गिरीं। अय्यो अय्यो! जब उनकी तलवारें जमीन पर गिर रही थी तब वे लगातार चिल्लाते रहे। तुम कुत्ते, तुम! टैंग होंग, जो अंततः अपनी सांस पकड़ने में कामयाब हो गया था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि तांग हुआन उसके सामने आ गया है, तो उसने अवचेतन रूप से जोर से शाप दिया। लेकिन इससे पहले कि शब्द उसके गले से बाहर निकलते, सफेद रंग से ढका एक काला जूता उसके चेहरे पर आ गया। जूते के निचले हिस्से में चिपकी रेत के कारण न केवल उसके चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि भारी ठूंठ से उसका सिर फटने वाला था। अरे कूड़ा करकट, तुम सच में अपने कुत्ते के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं उगल सकते। तुम इतना अहंकारी होने का साहस कर रहे हो। तांग हुआन ने अपने पैरों पर कुछ ताकत लगाई और अंत में बुरे गुस्से का मुंह खोला। अरे कुत्ते, मुझमें घमंड करने की क्षमता है, तेरे पास क्या है? अगर तू जीत भी गया तो क्या? क्या तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करते हो? टैंग होन द्वारा इस हद तक अपमानित और क्रोधित होने के कारण उसका चेहरा सूजकर सूअर के कलेजे के रंग का हो गया था और वह पागलों की तरह गालियां दे रहा था। ये सही है। अगर हम उसे लाख हिम्मत भी दें तो भी वह हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसमें हमें मारने की हिम्मत नहीं है। टैंग जियांग और टैंग जून जी भी टैंग हुआन को घूर रहे थे। उनकी चोटें टैंग होंग जितनी गंभीर नहीं थीं, लेकिन दोबारा पिटाई से बचने के लिए उनमें उठने की हिम्मत नहीं हुई। ये सच है कि मैं अभी आप सभी को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि आपको दंडित करने के बहुत सारे तरीके हैं। तांग हुआन ने व्यंग्य किया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। उदाहरण के लिए, पहले अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर तुम सबको एक मादा सुअर से बांध दो। यह क्या है? एक सुअर शूरवीर। टीएस ओना महाद्वीप के इतिहास में पहला, दूसरा और तीसरा सुअर शूरवीर। क्या है शानदार शीर्षक! आपकी हिम्मत! टैंग होन का चेहरा पीला सफेद पड़ गया, वह जोर से चिल्लाया। तांग जियांग और तांग जुनजी भी मादा सुअर की पीठ पर सवार होने के दृश्य के बारे में सोचकर फीके पड़ गए। वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। यदि तांग हुआन ने वास्तव में ऐसा किया तो वे तुरंत न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में हंसी का पात्र बन जाएंगे और भविष्य में उन्हें दूसरों का सामना करने के लिए क्या मुंह दिखाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मैं हिम्मत करता हूं? तांग हुआन नीचे बैठ गया और मुस्कुराहट के साथ तांग होंग के चेहरे को थपथपाया। टैंग होंग अपना सिर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि तांग हुआन हर तरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का कोई निशान नहीं था। उसने सचमुच साहस किया। टैंग होन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके मुंह तक जो श्राप आया उसे अब और नहीं कहा जा सकता। उसने जबरन उन्हें वापस निगल लिया, डर उसकी आंखों से बह रहा था। तांग हुआन, हम सभी भाई हैं, तुम्हें इतना निर्दयी क्यों होना चाहिए? तांग जियांग अपने होश में वापस आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली और खुश होकर हंसा। भैया, तुम्हारे जैसा निकम्मा भाई मेरे पास नहीं है। तांग हुआन तिरस्कारपूर्वक हंसा, फिर खड़ा हुआ और तांग होन के चेहरे को थपथपाया। चलो शुरू करें। क्या आप इसे स्वयं उतारना चाहते हैं या मुझे करना चाहिए? तांग हुआन, हम इस पर बात कर सकते हैं, आप। टैंग जियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और स्पष्ट रूप से टैंग जुनजी और टैंग होन की ओर देखा।
हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, टैन होन को अचानक ऊपर उठा लिया गया। चीला चीला। कुछ आवाजों के बाद तान होन पहले से ही चिकनी और साफ थी। अपने शरीर पर ठंडी हवा महसूस करते हुए टैन होन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उस युवा लड़की की तरह जिसके साथ बलात्कार किया गया था, उसने अपने अंगों को पकड़कर चिल्लाया। तान हुआन हंसा क्योंकि उसके हाथ हिलते रहे। कुछ ही समय बाद टैन जियांग और टैन जुंजी टैन होन की तरह बन गए। वे तीनों एक दूसरे से लिपट गए, उनके चेहरे शर्म और आक्रोश से लाल हो गए। दो जोड़ी आंखें उन तीनों पर पड़ीं। तांग हुआन ने तिरस्कारपूर्वक अपने होठों को सिकोड़ लिया, अपने लंबे ब्लेड से उन तीनों के सफेद तलवों पर तमाचा मारा और चिढ़ाया, ठीक है, तुम लोग अब भाग सकते हो। केवल अपनी छोटी मूंगफली के साथ तुम लोगों को सुअरों की सवारी करवाना बस एक अपमान है सुअरों के लिए। तांग हुआन, वाह, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टैंग होन के आत्मसम्मान को एक बार फिर ठेस पहुंची। उसका चेहरा हरा और लाल था और वह अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए थे और गुस्से से दहाड़ रहा था। तांग हुआन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसकी बात सुनी ही न हो और खुद से बुदबुदाया, बहुत अच्छी नहीं है, मुर्गियां अभी भी ठीक होनी चाहिए, अन्यथा मैं 3 मुर्गियां ढूंढूंगा और एक को वहां बांध दूंगा। जल्दी करो। जब तांग जियांग और तांग जुंजी ने ये सुना तो उनके चेहरे तुरंत उदास हो गए। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण अंगों को छुपाने की जहमत नहीं उठाए और तांग होन को अपनी बाईं और दाईं ओर खींच लिया और दूर भाग गए। हथियार गुरु C4। आखिरकार उसने अपना गुस्सा निकाल ही लिया। तांग हुआन दिल खोलकर हंसा। उसकी हंसी सुनकर टैन होंग और बाकी दोनों और भी तेजी से भागे और थोड़ी ही देर में कोने में गायब हो गए। ये सबक उनके लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। लेकिन हंसने के बाद तांग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे तीनों तांग परिवार में कैसे लौटे, वह अब क्या सोच रहा था कि भविष्य में क्या होगा। टैंग होंग, टैंग जियांग और टैंग जुंजी सभी को इस तरह अपमानित किया गया था, वे इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते थे। कम से कम 1 या 2 दिन, कम से कम 4 या 5 दिन। तांग हुआन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी जब उसने उन्हें अपमानित किया था। इस बात को लेकर वह ज्यादा चिंतित नहीं थे। इससे पहले कि बूढ़ा लोहार नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर छोड़े, उसने उसके लिए कुछ छोड़ा। बूढ़े लोहार के अनुसार जब तक वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से नहीं मिलता, वह चीज उसे इस कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद कर सकती थी। तांग हुआन का मानना था कि बूढ़ा लोहार कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करेगा। उसने पहले ही कोई रास्ता सोच लिया था। यदि वह वास्तव में अब नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में नहीं रह सकता तो वह वहां चला जाएगा। ओना महाद्वीप के ऊपर 3 महान साम्राज्य थे, ग्रेट टैंग, मुयू और शेरोन। नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर ग्रेट तांग साम्राज्य के पूर्वी तट की सीमा पर स्थित था। नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर से हजारों मील पश्चिम में हेवनली फोर्जिंग सिटी थी, जो 3 देशों के बीच की सीमा पर स्थित थी। हेवनली फोर्जिंग सिटी ओना महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था और इसकी स्थिति असाधारण थी, इसलिए ये 3 महान साम्राज्यों में से एक से संबंधित नहीं था। तांग कबीले को नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में एक बड़ा कबीला माना जाता था, लेकिन उन्होंने वहां लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके विचारों के अनुसार वह तांग होंग और अन्य 2 को मार डालना पसंद करेगा जिन्होंने उसे इतने सालों तक परेशान किया था। उसके हमला न करने का कारण ये था कि वह तांग कबीले के साथ इतनी जल्दी मौत से लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि एक दिन वह तांग कबीले के उन सभी सदस्यों को जिन्होंने उसे धमकाया था, वह सजा भुगतनी पड़ेगी जिसके वे हकदार थे, विशेषकर उस दुष्ट महिला को। तांग हुआन ने बहुत जल्दी अपने दिल को शांत कर लिया। अपने 3 लंबे ब्लेड लाकर उसने दुकान बंद की और चला गया। ब्लैकस्मिथ शॉप नूरलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर के उत्तरी भाग में स्थित थी। यह एक सुदूर स्थान पर निकटतम घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। इसमें आधे घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। अंत में तांग हुआन अंधेरे में लोहार के पास वापस चला गया। भरपेट खाने के बाद उसने चावल का एक बैग और कुछ व्यंजन खरीदे जिन्हें कुछ दिनों तक संग्रहित किया जा सकता था। फिर उसके पास सोने के सिक्के खत्म हो गए। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था जिसके किनारे 2 कमरे थे, एक बूढ़े लोहार के लिए और दूसरा उसके लिए। कमरे में प्रवेश करने और मोमबत्तियां जलाने के बाद तांग हुआन ने जो पहला काम किया वह बिस्तर के बगल की अलमारी से जेड के टुकड़े जैसा दिखने वाली किसी चीज का एक टुकड़ा निकालना था। वह चमकीला लाल, लगभग 3 अंगुल चौड़ा और 3 इंच लंबा था। जेड टैबलेट के सामने वे रेखाएं जो इस दुनिया के सांप्रदायिक शब्द का निर्माण करती थीं और उसके चारों ओर के पात्र पीले गुलाब के फूलों की तरह थे। पीठ पर रेखाएं कुछ अधिक जटिल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार, चाकू और हथौड़ा एक दूसरे को काट रहे हों।
ब्लेड, तलवार और हथौड़े के नीचे एक धधकती लौ थी। ये जेड टोकन बूढ़े लोहार द्वारा छोड़ा गया कुछ था। बूढ़े लोहार के अनुसार जब उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ता था तो अगर वह जो शब्द को जोर से दबाता तो चमत्कार हो जाता। पहले युवक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब तान हुआन को लगा कि बूढ़े लोहार की पहचान उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। युवाओं की यादों के अनुसार बूढ़ा लोहार तान हुआन लगभग कभी कभार न्यूलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर छोड़ देता था। युवाओं ने बूढ़े लोहार के ठिकाने के बारे में भी पूछा था, लेकिन बूढ़े लोहार ने हमेशा अंत में विषय को बदलने की कोशिश की थी। उसका ठिकाना रहस्यमय था और वह उनमें से केवल एक था। दूसरा, यह अजीब जेड टैबलेट था। यदि बूढ़ा लोहार वास्तव में एक साधारण निम्न स्तर का लोहार होता तो उसके लिए तान हुआन को इतना आश्वस्त होना असंभव होता कि इतनी छोटी जेड गोली उसे किसी भी खतरे से उबरने में मदद कर सकती है। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी करना होगा और प्रशिक्षण लेना होगा। तान हुआन ने जेड टैबलेट को वापस अपनी छाती में रखते हुए बुदबुदाया। अपने मन को शांत करने के बाद उन्होंने स्फूर्तिदायक मेरिडियन स्पिरिट आर्ट की खेती करना शुरू किया। शाम को मिली जीत से तान हुआन का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि उसे पहले 2 स्पिरिट वेन्स को भी तीसरे स्तर तक पहुंचने देना था। बाद में वह अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। जब वह अपनी खेती से उठा तो उसकी खिड़की के बाहर सुबह हो चुकी थी। एक रात बीतने के बाद तीनों स्पिरिट नसें पहले की तरह चौड़ी हो गईं। दूसरी स्पिरिट नस को खोलने पर पहली स्पिरिट नस को खोलने में लगभग 2 घंटे लग गए। तीसरी स्पिरिट नस खोलने के बाद पहली 2 स्पिरिट नसें खोलने में पूरी रात लग गई, और ऐसा लगता है कि भविष्य में जब भी मैं दूसरी स्पिरिट नस खोलूंगा मुझे अधिक से अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता होगी। जब मैं 9वीं स्पिरिट नस पर पहुंचता हूं तो पहली 8 स्पिरिट नसें खुलने में 10 दिन से अधिक या दर्जनों दिन भी लग सकते हैं। तान हुआन ने विचार किया। ये सामान्य था। स्पिरिट नस को चौड़ा करने की कठिनाई सचमुच बढ़ती जा रही थी। उनकी यादों से कुछ लोग आधा साल बिताने के बाद भी 9वीं स्पिरिट नस को पूरी तरह से खोलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दर्जनों दिन यथासंभव कम व्यतीत हुए। अब जब मैं उस मुट्ठी कला का अभ्यास कर रहा हूं तो मुझे आश्चर्य है कि यह कितना प्रभावी होगा। 3 स्पिरिट नसों में इनिट क्यूई के अतिप्रवाह को महसूस करते हुए तान हुआन आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वह बुदबुदाया और उत्तेजना में बिस्तर से नीचे कूदकर आंगन से बाहर भाग गया। भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकें। ये 4 शब्द तान हुआन के दिमाग में कौंध गए और संबंधित यादें तेजी से एक के बाद एक उभरती गईं। ये वांडरिंग ड्रैगन की 9 तकनीकें कल इस्तेमाल किए गए उल्का हथौड़ा टैंग होन के समान थी। ये भी एक निम्न स्तर का युद्ध कौशल था जो बूढ़े लोहार ने उसे कुछ साल पहले सिखाया था। पिछले कुछ वर्षों से युवा तान हुआन ने लगभग हर दिन इस तकनीक का अभ्यास किया था। इस तरह की मुट्ठी तकनीक पहले से ही उसकी आत्मा की गहराई से अंकित थी। दुर्भाग्य से वह अभी भी अपनी आत्मा की नसें नहीं खोल पाया था। सच्ची क्यूई के बिना, चाहे उसने वांडरिंग ड्रैगन किंग की 9 शैली का कितना भी अच्छा अभ्यास किया हो, वह इस युद्ध कौशल की शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा। अधिक से अधिक वह अपने शरीर को मजबूत ही बना पाएगा। पहली चाल, स्विमिंग ड्रैगन बॉडी। तान हुआन का शरीर हिल गया और उसने वांडरिंग ड्रैगन की 9 तकनीकों की पहली चाल का उपयोग किया, जैसे कि वह अभी अभी उठा हो और अपने शरीर को फैला रहा हो, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैला रहा हो। पिछला अध्याय, सामग्री तालिका। एक पल के बाद तान हुआन धीमी आवाज में हौंफने लगा। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। अभी अभी उसके शरीर की एक हरकत के साथ उसके दिमाग में 9 यांग डिवाइन फनेस तेजी से घूमने लगी और फिर उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा मुक्केबाजी तकनीक के साथ तेजी से प्रसारित होने लगी। जब उन्होंने स्विमिंग ड्रैगन स्प्रेडिंग बॉडी चाल का प्रयोग किया तो उनकी मुट्ठी तुरंत शानदार हो गई। ये भावना पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। पहले यद्यपि मुट्ठी तकनीक की सभी चालों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम था, वह केवल रूप का उपयोग कर सकता था, स्पिरिट नस की भावना का नहीं। हालांकि तान हुआन ने अभी जिस रूप और स्वरूप का उपयोग किया था वह आकार और आत्मा दोनों में था। जेकी के साथ चीजें वास्तव में अलग हैं। तान हुआन अपने होश में लौट आया और उत्साहित हो गया। उन्होंने तुरंत दूसरी शैली सोअरिंग ड्रैगन स्विर्लिंग वेव और फिर तीसरी शैली ट्रैवलिंग ड्रैगन सी और चौथी शैली स्विमिंग ड्रैगन ड्रैगन्स इन वाटर को क्रियान्वित किया। 9वीं चाल तक सोअरिंग ड्रैगन सोअर्स द स्काई। तान हुआन का शरीर तैरते हुए ड्रैगन की तरह था। उसकी हरकतें निरंतर थीं, मानो बहता हुआ पानी हो। वांडरिंग ड्रैगन किंग की 9 तकनीकों को तान हुआन द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शित किया जा रहा था।
विशेष रूप से जब सोआरिंग ड्रैगन्स इन द स्काई का अंतिम रूप निष्पादित किया गया था, तान हुआन हवा में तैरते एक ड्रैगन की तरह था। उसका पूरा शरीर उड़ते हुए बादल की तरह था और वह जमीन पर गिरने से पहले लगभग 10 मीटर तक हवा में घूमता रहा, साथ ही मुक्का मारते हुए सीधे आंगन के किनारे विशाल शिला पर जा गिरा। बम! पत्थर हिल गया। तान हुआन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और लगातार फुसफुसाया। हालांकि उस हमले में उसने सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया था, फिर भी इससे उसकी दाहिनी मुट्ठी में दर्द और सुन्नता महसूस हुई। हालांकि जब उसकी नज़र पत्थर पर लंबी और सनकरी दरार पर पड़ी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और तुरंत दर्द के बारे में भूल गया। यदि वह एक और आत्मा नस को जोड़ दे, तो वह निश्चित रूप से एक मुक्के से चट्टान को तोड़ने में सक्षम होगा। 9 यांग डिवाइन फनेस वास्तव में जादुई है। अपनी निगाहें हटाते हुए तान हुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और हल्की सांस छोड़ी। उसका दिल भावनाओं से भर गया। यदि 9 यांग डिवाइन फनेस के मार्गदर्शन के लिए नहीं, भले ही तान हुआन पहले से ही ड्रैगन ट्रैवलिंग 9 की 9 चालों से परिचित था, वह इतनी जल्दी तकनीक की गहराई में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य युद्ध कौशल विकसित करने का भी यही प्रभाव होगा। दुर्भाग्य से जब बूढ़े लोहार ने देखा कि युवक की प्रतिभा अच्छी नहीं है, तो उसने उसे इनविगोरेटेड मेरिडियन की स्पिरिट आर्ट्स और वांडरिंग ड्रैगन की 9 तकनीकें सिखाई थी और उसे कोई अन्य युद्ध कौशल नहीं सिखाया था। अन्यथा वह अभी इसे आजमाना जारी रख सकता है। पलक झपकते ही तान हुआन ने अपना दिमाग फिर से केंद्रित किया और एक ही सांस में लगातार 3 बार 9 स्टाइल ड्रैगन ट्रैवलिंग फिस्ट का अभ्यास किया। तभी वह रुका, और जब उसने पहली बार शुरुआत की थी तब की तुलना में वह इसमें और भी अधिक कुशल हो गया था। ये सही नहीं है। तलवार के साथ 9 स्टाइल ऑफ द वांडरिंग ड्रैगन का उपयोग अधिक उपयुक्त लगता है। तान हुआन को अचानक एक विचार आया। पहले जब उसके पास कोई सच्ची क्यूई नहीं थी, तान हुआन को नहीं लगता था कि यह सही है। लेकिन अब जब उसने 3 स्पिरिट नसों को तोड़ दिया था और अपनी मुट्ठी तकनीक का उपयोग किया था, तो उसके शरीर में ट्रू क्यूई का संचार जारी रहा, जिससे तान हुआन को एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगता था जैसे उसके द्वारा किया गया हर कदम लालसा से भरा हुआ था, और जितना अधिक वह अभ्यास करता था, भावना उतनी ही मजबूत होती जाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मुट्ठी कला नहीं बल्कि तलवार कला है? बूढ़े लोहार ने देखा कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने तलवार कला को मुट्ठी कला के रूप में सिखाया और इसे केवल शरीर को मजबूत करने के लिए सिखाया। 1 सेकंड में तान हुआन ने तुरंत तलवार निकाल ली। तैराकी ड्रैगन बॉडी। तान हुआन के हाथ में तलवार कांपने लगी। एक अजीब प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हुए उसने धीरे से उसे बाहर निकाल दिया। यह एक विशाल अजगर की तरह था जो अपनी नींद से जागकर आलस्य से अपना शरीर फैला रहा था। लेकिन एक ड्रैगन अभी भी एक ड्रैगन था। भले ही वह आलसी था, फिर भी उसके अंदर एक जानलेवा इरादा छिपा हुआ था, जो पहली शैली की अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता था। ये वास्तव में एक तलवार कला है। तान हुआन खुश था। उसने तुरंत अपनी तलवार की मुद्रा बदल दी और वांडरिंग ड्रैगन की 9 तकनीकें, सोआरिंग ड्रैगन, स्विमिंग ड्रैगन महासागर, स्विमिंग ड्रैगन रिवर का इस्तेमाल किया। उड़ता ड्रैगन आकाश में उड़ता है। तलवार तकनीक का एक सेट पूरा करने के बाद तान हुआन को संतुष्टि महसूस हुई। अब और अधिक चाहने की वैसी भावना नहीं रही। इसके अलावा मुट्ठी कला को उसकी तलवार कला में बहाल करने के बाद वांडरिंग ड्रैगन के 9 कदम की शक्ति 2 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। तान हुआन का मानना था कि इस युद्ध कौशल के साथ भले ही 3 तान होंग और अन्य लोग उस पर हमला करने के लिए हाथ मिला लें, फिर भी उसके पास जीतने का एक बड़ा मौका होगा। तान हुआन की रुचि बढ़ी और उन्होंने एक बार फिर भटकते ड्रैगन की 9 तकनीकों का अभ्यास किया। डिंग! थोड़ी देर बाद तान हुआन की तलवार से आखिरी चाल चली। तलवार की नोक एक तीर की तरह विशाल शिला की ओर चली, लेकिन अगले ही पल एक धमाका आवाज निकली। तलवार ने विशाल शिला पर एक छोटा सा छेद कर दिया था और तलवार का ब्लेड वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया था। ये गुणवत्ता वास्तव में बहुत खराब है। टूटी हुई तलवार के खंड को देखते हुए तान हुआन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उस पल में तान हुआन का दिमाग घूम गया। मैं पहले से ही प्रथम श्रेणी के मार्शल शिष्य हूँ। अगर मैं ट्रू क्यूई की खेती कर सकता हूँ, अगर मैं ट्रू फायर को एकीकृत कर सकता हूँ, तो मैं अब एक साधारण लोहार नहीं, बल्कि एक सच्चा लोहार बनूंगा। जब समय आने पर मैं अपना खुद का एक निम्न श्रेणी का हथियार बना सकता हूँ। जब उसने हथियार बनाने के बारे में सोचा तो उसे अपने शरीर की हर कोशिका में हलचल महसूस हुई। जब वह पृथ्वी पर थे तो वह इतनी कम उम्र में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तलवार क्राफ्टिंग मास्टर्स में से एक बनने में सक्षम थे। यह न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण था, बल्कि तलवार निर्माण में उनकी रुचि और दृढ़ता के कारण भी था।
तांग हुआन के परिवार का सीखने का इतिहास था। उनके पिता एक तलवार शिल्पकार थे और हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उनके माता पिता एक के बाद एक निधन हो गए थे। वह तलवार बनाने में और भी अधिक तल्लीन थे। इस रुचि के कारण उसके पास प्यार के बारे में बात करने, पत्नी से शादी करने और बच्चे पैदा करने का समय और ऊर्जा भी नहीं थी। 30 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद भी वे अकेले थे। इस दुनिया में आने के बाद भी तांग हुआन की दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हालांकि ये जगह उनकी पिछली जिंदगी से बहुत अलग थी। अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर सामान्य लोग तलवारें बना सकते थे और ऐसे हथियार भी बना सकते थे जो बेहद मूल्यवान थे, लेकिन इस ओना महाद्वीप में एक सच्चा रिफाइनर बनने और हथियार बनाने के लिए किसी के पास कम से कम सच्ची क्यूई होनी चाहिए। हालांकि एक धूर्त बनने के लिए आत्मा की नस को खोलना या सच्ची क्यूई को अपने पास रखना असंभव था और व्यक्ति को सच्ची अग्नि को मिलाना पड़ता था। C5 उनके पिछले जीवन के शब्दों के अनुसार सच्ची आग अग्नि ऊर्जा का एक रूप थी। आग की लपटों में अतुलनीय ताप था। रिफाइनर बनने के लिए किसी को ट्रू फायर को डेंटियन में मिलाना होगा। यहीं पर 9 आत्मा शिराओं का मिलन हुआ। ओना महाद्वीप में सच्ची आग को पिघलाने की कठिनाई बहुत अधिक थी। हालांकि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि 1000 लोग भी इसे सफलतापूर्वक जोड़ पाएंगे और एक कारीगर बन पाएंगे। प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने सच्ची आग को जलाने की कोशिश की और अंततः इसका प्रतिकार झेलते रहे। अब सवाल यह है कि हमें सच्ची आग कैसे मिलेगी। तांग हुआन को सिरदर्द था। ओना कॉन्टिनेंट में ट्रू फायर एक आम दृश्य था। इसे न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर के दक्षिणी क्षेत्र के सबसे बड़े हथियार स्टोर में बेचा जाता था। ट्रू फायर के एक कतरे की कीमत लगभग 500 सोने के सिक्के होगी। ये कीमत महंगी नहीं मानी जाती थी। हालांकि वर्तमान तांग हुआन के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा था। अगर वह दुकान के सारे सामान्य हथियार भी बेच दे तब भी वह 1000 सोने के सिक्के इकट्ठा नहीं कर पाएगा। दुर्भाग्य से बूढ़े लोहार के जाने से पहले उसकी प्रतिभा बहुत औसत दर्जे की थी। अन्यथा बूढ़े लोहार ने उसके लिए आदिकालीन लपटें तैयार कर दी होती। इस बार बूढ़े लोहार को नहीं पता था कि वह कब लौटेगा, इसलिए उसे अभी भी खुद पर निर्भर रहना पड़ा। तांग हुआन ने इसके बारे में सोचा और अंत में उसने अभी भी सोचा कि उसने अतीत में क्या किया था। हालांकि वह कीमती तलवार जो उसने अपने पिछले जीवन में बनाई थी, उसकी तुलना प्राचीन फिश इंटेस्टाइन और ग्रेट रेविन जैसी प्रसिद्ध तलवारों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह इस दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ हथियार थी। अन्यथा यह इतनी अधिक कीमत पर नहीं बिक पाता। कल शाम तांग हुआन ने दुकान में देखे गए उन सामान्य हथियारों की तुलना की थी। इस तथ्य के पीछे एक कारण था कि वे केवल कृषि उपकरण ही बेच सकते थे, और वही ये था कि उनकी गुणवत्ता इस दुनिया के कृषि उपकरणों के समान ही थी। भले ही वे मजबूत थे, फिर भी ये बहुत सीमित था और तांग हुआन द्वारा अपने पिछले जीवन में बनाए गए तेज उपकरणों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि उसे अपने पिछले जीवन के कार्यों में से किसी एक को चुनना हो तो वह उन सभी को आधा कर सकेगा। बेशक स्टोर में मौजूद सभी हथियार वास्तव में युवा तांग हुआन की उत्कृष्ट कृतियां थे। पिछला अध्याय सामग्री तालिका। हालांकि ये दुकान बूढ़े लोहार द्वारा खोली गई थी, लेकिन उसने शायद ही कभी जाली हथियार बनाए हों, खासकर हाल के वर्षों में। इससे लोहार की दुकान का व्यवसाय अत्यंत मंदा हो गया। हालांकि मैं वर्तमान में निम्न श्रेणी का हथियार बनाने में असमर्थ हूं, लेकिन अपने कौशल के साथ मैं जो तलवार बनाता हूं वह निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से तेज है। मुझे लगता है कि कीमत बहुत कम नहीं होनी चाहिए। तांग हुआन ने सोचा और तुरंत अपना निर्णय लिया। अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना बनाने के बाद तांग हुआन सामने की दुकान की ओर चला गया। हालांकि युवा तांग हुआन हथियार बनाने में अच्छा नहीं था, उसके पास एक मजबूत शरीर था, कुछ ताकत थी और वह बहुत धैर्यवान था। दुकान में बहुत सारी तलवारें थीं जो उसने बनाई थीं। इस तरह तांग हुआन काफी मेहनत बचा सकता है। विभिन्न उपकरणों के स्थानों से परिचित होने के बाद तांग हुआन व्यस्त होने लगा। कुछ ही देर बाद दुकान से खनकती आवाजें आईं। तांग हुआन का ऊपरी शरीर नग्न था। उसके हाथ में हथौड़े ने डन जेड के डन पर लाल तलवार के ब्लेड्स को एक एक करके मारा और उसे तेजी से पसीना आया। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, उसने देखा कि उसके लिए हथियार बनाना उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत आसान था। उनके दिमाग में 9 यांग डिवाइन फनेस पहले से ही घूमना शुरू कर चुका था, क्योंकि यह लगातार तांग हुआन के दाहिने हाथ की ओर सच्ची ऊर्जा खींचता था। यदि तांग हुआन अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर होता तो वह निश्चित रूप से 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले इस हथौड़े को नहीं संभाल पाता। लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे उठाना भी उतना ही आसान है जितना इसे उठाना। भारी हथौड़ा एक हल्की शाखा की तरह था जिसे वह चारों ओर घुमा सकता था।
जेकी के साथ हथियार बनाने की गति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से तलवार के टुकड़े बनाने के बाद उन्होंने पाया कि ओनम महाद्वीप में बनाए गए सबसे आम हथियार ब्लैक प्रोफाउंड आयरन की गुणवत्ता पृथ्वी पर लौह अयस्क की तुलना में बहुत अधिक थी। यदि यह अच्छी तरह से गढ़ा गया होता, भले ही यह उच्च श्रेणी का न होता, तो ये कम से कम किसी के बाल काटने और लोहे को मिट्टी की तरह काटने में सक्षम होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस खोज ने तांग हुआन को बेहद उत्साहित कर दिया। इसके बाद तांग हुआन और भी अधिक केंद्रित हो गया और समय के बारे में पूरी तरह से भूल गया। शमन। जब तक वह भूख से जागा, आसमान में अंधेरा हो चुका था। काफी रात हो चुकी थी। तांग हुआन ने राहत की सांस ली और लकड़ी के मंच की ओर देखा। वहां पर 3 तलवारें अगल बगल रखी हुई थीं। पहली तलवार एक भारी तलवार थी। तलवार 1 मीटर से अधिक लंबी थी और ब्लेड एक वयस्क की हथेली जितनी मोटी थी। ये पहली बार था जब उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी। पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में उसने अब तक जो सबसे भारी खजाना तलवार बनाई थी, वह केवल 8 किलोग्राम की थी। ये पहली बार था कि उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी और यह भी पहली बार था कि उसने इतनी भारी तलवार बनाई थी। दूसरी तलवार लगभग 2 अंगुल चौड़ी और 70 सेंटीमीटर लंबी थी। तीसरी तलवार एक छोटी तलवार थी जो 2 अंगुल चौड़ी भी थी। ये केवल 20 सेंटीमीटर लंबा था और ब्लेड के दोनों किनारों पर 2 खांचे थे। तीनों तलवारें वहां चुपचाप पड़ी थीं, उनके चमकदार काले शरीर पर भूतिया रोशनी की परत धीरे धीरे बहती हुई प्रतीत हो रही थी। तांग हुआन ने बीच में लंबी तलवार उठाए और जल्दी से कुछ फूलों की तलवारें निकाली। ये बेहद ठंडा और दमनकारी था। थोड़ी देर के बाद उनकी इनेट क्यूई तलवार के ब्लेड में घुस गई और मंच पर लोहे की सिल्लियों से टकरा गई। डिंग। खड़खड़ाहट की आवाजों की एक श्रृंखला के बाद लोहे की सिल्लियां 2 भागों में विभाजित हो गईं और इसका क्रॉस सेक्शन बहुत चिकना था। इसके बाद तांग हुआन ने लंबी तलवार नीचे रख दी और भारी तलवार और छोटी तलवार को एक एक करके उठा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले हुआ था। टेबल 2 हिस्सों में बंट गई थी। ठीक है। तांग हुआन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। नाजुकता और सुंदरता के मामले में ये 3 तलवारें उसके पिछले जीवन में बनाई गई किसी भी कीमती तलवार से बहुत हीन थीं। हालांकि गुणवत्ता और तीक्ष्णता के मामले में वे उनके पिछले किसी भी काम से कहीं आगे निकल गए। इसका कारण सबसे पहले ये था कि ब्लैक प्रोफाउंड लौह अयस्क की गुणवत्ता और भी बेहतर थी और दूसरी, तांग हुआन के पास इनेट क्यूई थी। अपने इनेट क्यूई के उपयोग ने तांग हुआन को अपने कौशल को और भी बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति दी। इन 3 तलवारों की तुलना में युवा तांग हुआन ने अतीत में जो हथियार बनाए थे, वे बस बेकार थे। हालांकि खुशी के अलावा वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी था। अपने पिछले जीवन में उसने कुछ दिनों या कई दिनों के समय में एक खजाना तलवार बनाई थी, लेकिन ओनम महाद्वीप में वास्तव में हर दिन 3 तलवारें बनती थीं। बेशक उसने ये 3 तलवारें केवल पैसा कमाने के लिए बनाई थीं, इसलिए उसने बहुत समय बचाया था। फिर भी दिन में 3 चक्कर लगाना उसकी कल्पना से परे था। निम्न स्तर के हथियार केवल औसत दर्जे के होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। दूसरे दिन नाश्ता खत्म करने के बाद तांग हुआन लोहार की दुकान से बाहर चला गया। इस समय न्यू लैंग फ्यूरियस वेव्स शहर पहले से ही बहुत जीवंत हो गया था। कुछ 100 मीटर तक छोटी गंदगी वाली सड़क पर चलते हुए शहर की सड़कों में प्रवेश करने के बाद हर जगह मार्शल योद्धा हथियारों के साथ देखे जा सकते थे। ओनम महाद्वीप में इसे एक बड़ा शहर माना जा सकता है। ये संसार अत्यंत विशाल था। ओनम महाद्वीप के अलावा मूल महाद्वीप, पवित्र आत्मा महाद्वीप, शांत महाद्वीप और 3 बड़े महाद्वीप, साथ ही अनगिनत बड़े और छोटे द्वीप और अंतहीन समुद्री क्षेत्र भी थे। न्यू लैंग फ्यूरियस वेव्स शहर ओनम महाद्वीप के ठीक तट पर बनाया गया था। वे समुद्र से बाहर जाना चाहते थे और दूसरी तरफ मूल महाद्वीपों की यात्रा करना चाहते थे। ये न्यू लैंग फ्यूरियस वेव्स शहर सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण शहर हमेशा मिश्रित मछलियों और ड्रैगन से भरा रहता था और बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा हर दिन शहर के अंदर और बाहर जाते थे। दोनों महाद्वीपों के बीच आगे पीछे तांग हुआन बहुत तेजी से चला और लगभग 15 मिनट के बाद वह उस छोटे हथियार की दुकान के सामने पहुंचा जो परसों चाकू बेचती थी। हथियार की दुकान का मालिक एक मोटा बूढ़ा आदमी था। वह अपने पिछले जीवन में मैत्रेय बुद्ध की तरह मुस्कुराता था। वह बूढ़े लोहार का अच्छा दोस्त था और तांग हुआन से भी बहुत परिचित था। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने पहले ही एक मार्शल मास्टर के रूप में अपने आध्यात्मिक चक्र को सघन कर लिया था। बेशक उसने खुद तांग हुआन को इसका खुलासा किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सच था या झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन तांग हुआन ने उसे पहले कभी कोई हरकत करते नहीं देखा था।
अतीत में तांग हुआन ने साधारण हथियार बनाए थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें इस मोटे बूढ़े आदमी को बेचता था। जब उसकी आत्मा ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी यादें प्राप्त कर ली, तो सम्लन के इन कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में सोचेगा खुद को उस युवा के रूप में। वास्तव में तांग हुआन को एहसास हुआ कि उसका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ था और उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया था। अपने पिछले जीवन में वह वास्तव में एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन अब वह बहुत अधिक जीवंत और हंसमुख था। सौभाग्य से यह कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए तांग हुआन ने इसे होने दिया। जैसे ही मोटे बूढ़े आदमी ने दुकान का दरवाजा खोला, वह दरवाजे पर खड़ा हो गया और जम्हाई लेने लगा। जैसे ही उसने टैंग हुआन को देखा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लिटिल टैंग, इस बार तुम किस तरह का हथियार बेचने की योजना बना रहे हो? लिटिल टैंग। इस संबोधन को दोबारा सुनकर तांग हुआन घृणा से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें घुमाई और 2 बार चिल्लाया, आपने अपने हथियार बेचने का काम पूरा नहीं किया है और अब और नहीं बेच सकते। तांग हुआन तेजी से मोटे बूढ़े आदमी के पास से गुजरा और दुकान में चला गया। उसने अपने कंधे पर रखे बैग को जोर से काउंटर पर रखा और उसे खोलते ही उसने लापरवाही से पूछा, ओल्ड फैटी, इसकी कीमत कितनी है? जैसे ही वह बोला, वे 3 तलवारें प्रकट हुई जो उसने कल बनाई थीं। दुकान में पहले से ही एक तलवार की म्यान थी। तांग हुआन ने प्रत्येक तलवार को सुसज्जित किया, उसकी तीव्रता को छुपाया। यह अभी भी परसों जैसा ही है, एक साधारण हथियार की कीमत 1 स्वर्ण है। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ मोटे बूढ़े आदमी ने भारी तलवार पकड़ ली और लापरवाही से उसे खोल दिया। काली रोशनी की एक किरण नेत्रगोलक में घुसी, अपने साथ हड्डी भेदी ठंडक लेकर आई। मोटा बूढ़ा कांप उठा और उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। बुरा नहीं है। आपके खाना पकाने के कौशल में थोड़ा सुधार हुआ है। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक गया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ कहा, इस तलवार की गुणवत्ता 3 ब्लेडों की तुलना में बहुत बेहतर है। इसके बारे में क्या ख्याल है, लिटिल टैंग? मैं तुम्हें दे दूंगी 6 सोने के सिक्के। ये पिछली रात से 2 गुना है। 1। तांग हुआन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। नहीं, 3। मोटा बूढ़ा आदमी 3 मोटी उंगलियां फैलाकर मुस्कुराया। तांग हुआन ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसने बूढ़े फैटी के हाथों से भारी तलवार और म्यान छीन ली, उन्हें कपड़े में लपेट दिया और कमरे से बाहर निकलने वाला था। ये देखकर मोटे बूढ़े आदमी ने तांग हुआन को पीछे खींच लिया। छोटे तांग, तुम किस बारे में इतने चिंतित हो? ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटूंगा। प्रत्येक तलवार की कीमत 6 सोने के सिक्के हैं। 6 सोने के सिक्के। आपकी ब्लेड कल रात केवल 1 सोने का सिक्का था और अब आपकी तलवार कई गुना बढ़ गई है। ओल्ड फैटी, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? तांग हुआन ने डांटा। उसने अपना हाथ हटा लिया और जाने ही वाला था, लेकिन मोटे बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। छोटे तांग, नाराज मत हो, मुझे खुद बताओ, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? 200 सोने के बदले 1 तलवार, तांग हुआन ने बिना किसी विनम्रता के कहा। बेशक वह वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि न्यू लैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में हथियार की दुकान वह थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। हालांकि मोटा बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत कंजूस था। यदि वह वास्तव में इसे 6 सोने के सिक्कों के लिए बेच सकता है, तो ट्रू फायर का एक गुच्छा खरीदने में सक्षम होने के लिए उसे कितने हथियार बनाने होंगे? 200 स्वर्ण मुद्राएं। तुम पैसे लूट रहे हो? मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसके चेहरे पर चर्बी कांप रही थी। ओल्ड फैटी, अपने विवेक को छुओ और मुझे बताओ, क्या कीमत अत्यधिक है? तांग हुआन ने व्यंग्य किया। हालांकि उसने पहले कभी कोई प्रारंभिक हथियार नहीं बनाया था, फिर भी उसने बहुत सारे शुरुआती हथियार देखे थे। कल उसने जो 3 तलवारें बनाई थीं, वे सभी औसत शुरुआती हथियार से अधिक मजबूत थीं। शुरुआती कीमत 200 सोने के सिक्के थी। निस्संदेह उन्होंने सौदेबाजी के लिए भी काफी जगह छोड़ी। उसकी मानसिक कीमत लगभग 180 सोने के सिक्के थी।